प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिनको आप बार बार अभ्यास कर लें, याद कर लें, जिससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसमें अध्याय 7 गति। तो गति इस अध्याय में जैसे गति के प्रकार होते हैं, तो गति कौन कौन से प्रकार की होती है? तो सरल रेखीय गति और दूसरी है वृत्तीय गति। सरल रेखी मतलब जब सरल रेखा में गति करती कोई वस्तु तो सरल रेखी गति कहलाती है, और वृत्तीय गति मतलब जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती तो उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। इसी प्रकार हमको यहाँ परिभाषा की विस्थापन की परिभाषा क्या होती है? तो विस्थापन तो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर, उसका विस्थापन कहलाता। तो ये विस्थापन की परिभाषा याद रखना है। इसी प्रकार हम देखें कि दूरी और विस्थापन में अंतर, तो दूरी और विस्थापन में कौन कौन से अंतर होते हैं, तो ये पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से याद कर लें। फिर अगला हम देखें चाल। तो चाल की परिभाषा होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो एकांक समय, अब एकांक यानी या तो 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे, ये इसका मात्रक होता है। इसी प्रकार हम देखें वेग, तो वेग की परिभाषा होगी निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। तो दो तीन परिभाषाएं दी, कोई भी एक परिभाषा हम याद कर सकते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगले जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें गति के समीकरण है। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण है v बराबर u धन at, दूसरा गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग, और तीसरा है गति का तीसरा समीकरण v का वर्ग बराबर u वर्ग धन 2as। तो ये गति के तीनों समीकरण याद होना चाहिए। इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जाएं। तो जैसे यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही तो उसे हम कहेंगे गतिशील अवस्था में कहेंगे। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको चाल कहा जाता है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थानों के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, इनको आप देख लें, इनके उत्तर यहाँ उत्तर भी दिए गए हैं। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। तो इसमें देखें जैसे औसत चाल किसे कहते हैं? तो औसत चाल की परिभाषा याद कर लें कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और इस दूरी को तय करने में लगा समय के अनुपात को, तो तय दूरी बटे तय समय या कुल समय। इसी प्रकार एक समान और असमान गति की परिभाषा। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण की परिभाषा याद कर ले। त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो त्वरण का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। इसी प्रकार चाल और वेग में अंतर, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चाल और वेग में अंतर को याद कर लें। आगे हम देखें कई बार ये प्रश्न की ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के आधार पर, जैसे यहाँ एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को पढ़कर कि ए द्वारा तय की गई दूरी, इस प्रकार का ग्राफ भी आपको परीक्षा में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ को भी देख लें। अब हम अध्याय 8 बल एवं गति, इसके महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखते हैं तो इसमें बल के प्रकार होते हैं, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। तो संतुलित बल का मतलब जब किसी वस्तु पर अनेक बलों का परिणामी बल शून्य होता है, तो इस तरह के बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। इसी प्रकार हम असंतुलित बल की परिभाषा, अगर परिणामी बल शून्य नहीं होता तो उसको हम असंतुलित बल कहते हैं। फिर आते हैं कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहलाता है। और इसी प्रकार ये जो प्रवृत्ति होती है कि किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या एक समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसको जड़त्व कहा जाता है, जड़त्व की परिभाषा भी है। फिर हम देखें न्यूटन की गति का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, F बराबर ma। इसी प्रकार हम देखें गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है
कि जब एक वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती गति का तीसरा नियम कहलाता है। इसी प्रकार हम देखें कि संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम जो है कि वस्तुओं में, जैसे अगर दो वस्तुएं हैं तो यदि किसी निकाय दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बल आरोपित, बाह्य बल आरोपित नहीं है तो इस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। इसके बाद हम देखें इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध, इसे क्या कहते हैं, हम जड़त्व कहते हैं। अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व। बल का मात्रक, तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। फिर इसी प्रकार से और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं। इन प्रश्नों को पढ़कर इनके उत्तर देख लें। m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो इसका संवेग कितना होगा, तो m गुणित v होगा। वस्तु किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान होता है। फिर ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जैसे जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये जड़त्व के कारण होता है। तो ये उत्तर याद कर लें। फिर गति का प्रथम नियम है, संवेग संरक्षण का नियम लिखा है। ये जो इम्पोर्टेंट है इनको आप वीडियो रोक कर देख लें और उसको अच्छे से याद कर लें। फिर एक प्रश्न इस प्रकार से भी कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों खींच लेता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी कैच लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करने से खिलाड़ी गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लेता है। इस प्रकार गेंद का संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है और अर्थात गेंद को रोकने में कम बल लगाना पड़ता है। तो इसलिए खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण में हम देखें कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है तो उसमें एक पहला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। कि ये नियम हमको याद होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है कि विश्व का प्रत्येक पिंड एक अन्य पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम कहलाता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसका जो गणितीय रूप है, जैसे दो पिंड ले लें, एक का द्रव्यमान m, छोटे वाले का छोटा m माना, तो F समानुपाती m गुणित m और F समानुपाती 1/d का वर्ग। दोनों को एक साथ कर दे तो F समानुपाती mm/d का वर्ग और F बराबर यहाँ g ले लेंगे mm/d का वर्ग, जहाँ g को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। और ये जो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, इस प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है मुक्त पतन। तो मुक्त पतन का अर्थ यह होता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तो यहाँ हम इस प्रकार की ये कहलाता है कि मुक्त पतन कहलाता है। मुक्त पतन हमको याद होना चाहिए। फिर एक आता है दाब। दाब तो एकांक क्षेत्रफल कार्य करने वाले नेट बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये सूत्र है दाब का। फिर अगला हम देखें, यहाँ आता है उत्प्लावन बल। तो जब उत्प्लावन बल किसे कहा जाता है, तो जब कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डुबोई जाती है तो वह तरल वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। और उत्प्लावन बल के आधार पर ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है। कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, कि जब हम किसी वस्तु को तरल में डुबोते हैं तो वह अपने डूबे हुए भाग के आयतन जितना तरल हटाती है तो उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर इसको चाहो तो संक्षिप्त में हम ये भी कर सकते हैं कि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है और इसी को हम आर्किमिडीज सिद्धांत भी कहते हैं। फिर आगे हम देखें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कि इसमें से घनत्व। तो घनत्व किसे कहा जाता है, कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। फिर इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप पढ़ लें। जैसे भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अगर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो g है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर का वर्ग और प्रति किलोग्राम का वर्ग। इसी प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा,
यहाँ पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो 12 किलोग्राम ही रहेगा। पर अगर भार होगा तो भार बदल जाता है। जैसे किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार होगा, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, तो 30 में 6 का भाग चला जाएगा, तो 5 न्यूटन इसका भार हो जाएगा। फिर आगे और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनको आप देख लें। इन प्रश्नों के उत्तर जैसे अब इसमें यहाँ अगला है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, इसका गणितीय सूत्र लिखिए। इसको आप वीडियो को रोककर समझ सकते हैं। फिर अगला है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र लिखिए। तो गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे छोटे जी से दर्शाया जाता है, स्मॉल जी से। और यहाँ दोनों में संबंध है, तो ये संबंध की स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों में क्या संबंध होता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्रव्यमान एवं भार में अंतर। द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो द्रव्यमान उसका 10 किलोग्राम है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है G बराबर 9.8, तो W बराबर mg, तो 10 गुणित 9.8 तो 98 न्यूटन। अगला प्रश्न है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखे गए, जब कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह डुबो जाती है तो तरल वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। अब उत्प्लावन बल वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत हम अच्छे से याद कर लें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 10 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस अध्याय में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कार्य की परिभाषा कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन होता है तो इसे हम कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो W बराबर F गुणित D। इसी प्रकार ऊर्जा, तो ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दो प्रकारों के बारे में हमको इस अध्याय में पढ़ना है। फिर गतिज ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो गतिज ऊर्जा गति कर रहे पिंड में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे लुढ़कती हुई गेंद, इसका सूत्र होता है KE बराबर 1/2 mv का वर्ग, और इसका गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा, तो अपने यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा हुई कि वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि प्रकृति में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अगला आता है शक्ति। शक्ति से अर्थ है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। फिर हम इसमें देखें कि जैसे ऊर्जा, यहाँ पर शक्ति को नापने का SI मात्रक क्या है, वाट। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है और इसको जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। शक्ति का एक और मात्रक हॉर्स पावर भी कहा जाता है, तो 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है, और एक यूनिट जो होता है बराबर होता है 3.6 गुणित 10⁶ जूल। अब यहाँ कुछ आंकिक प्रश्न दिए हैं कि जैसे 60 वाट का बल्ब, एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में ऊर्जा खर्च की गई ऊर्जा को यूनिटों में परिकलित कीजिए, यूनिट में बताना है। तो विद्युत बल्ब की शक्ति 60 वाट, किलोवाट में बदलेंगे तो इसमें हम 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.06 किलोवाट बनेगा। फिर उपयोग किया गया समय कितने घंटे चल रहा है, 6 घंटे उपयोग में लाया जा रहा है, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर उत्तर आ जाएगा 0.36 यूनिट, इतना उसमें खर्च हो रहा है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप देख लें, इसका उत्तर यहाँ सबका दिया गया कि जैसे कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का SI मात्रक वाट है। फिर दोनों यहाँ पर कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति, और क्षमता को हाँ। फिर अगला है गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो ये जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं इनको आप अच्छे से देख